न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। सीएम धामी का अल्मोड़ा का दौरा रहने वाला है। जागेश्वर में श्रावणी मेले का शुभारंभ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधे भी लगाए और दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। प्रभारी अधिकारी विशिष्ट अभ्यागत जयवर्धन शर्मा ने इस बात की जानकारी साझा की कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 11:55 पर देहरादून से हेलीकॉप्टर से गरुड़ाबाज हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:55 पर सीएम धामी दिन में 12:50 पर गरुड़ाबाज हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद वो दिन में 1 बजे हेलीपैड से जागेश्वर धाम पहुंचे। तो वहीं सीएम धामी जागेश्वर में श्रावणी मेला 2024 का शुभारंभ करने के साथ ही हरेला पर्व के मौके पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भागीदारी निभाएंगे और इसके बाद सीएम धामी दीप में 2:30 पर जागेश्वर धाम से गरुड़ाबाज हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जबकि शाम को 3 बजे वो गरुड़ाबाज हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम हम आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी का बता रहे हैं। और इस वक्त हरेला कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लाए समृद्धि और खुशहाली ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। हरेला के अवसर पर मैं सभी विद्यालयों, कॉलेजों, जनप्रतिनिधियों, निकायों तथा सभी सरकारी एवं निजी संस्था। तो फिलहाल पुष्कर सिंह धामी को आप हरेला मेले से सुन रहे हैं, जहां पर वो लगातार इस वक्त आप लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप हरेला पर्व में शामिल हो रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, तो आसपास के हरियाली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और किसी भी पौधे के रोपण के साथ साथ में आपको उस पौधे के ख्याल भी रखना पड़ता है। शहीदों के नाम पौधारोपण करने का ये कार्यक्रम पुष्कर सिंह धामी ने बताया। देहरादून में हरेला पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसे में शामिल हुए हैं इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहीदों के नाम पौधारोपण इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया कि आप भी पौधा लगाएं, शहीदों के नाम एक पौधा जरूर होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी आप बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि जब आप कहीं पर भी पौधारोपण कर रहे हैं तो उन पौधों की देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है और पौधारोपण करते वक्त उसकी सिंचाई कैसे करनी है और कैसे पेड़ बनने तक उसका साथ नहीं छोड़ना है, ये भी पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपने अपील के दौरान कही है। तो पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उत्तराखंड उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। परिणामों के बाद से फायरिंग का मामला सामने आया। दरअसल फायरिंग और पथराव दोनों मामले एक ही साथ सामने आए। काजी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला तो दूसरे समुदाय के लोगों पर
हमला कर दिया। काजी निजामुद्दीन के समर्थकों ने हमला किया। मंगलोर क्षेत्र में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मंगलोर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक घटनाएं अब तक सामने आने से पुलिस के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बन चुकी है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि मंगलोर विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन भी मारपीट की घटनाएं सामने आई थी और उस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। बता दें कि काजी के समर्थकों की तरफ से निकाले गए विजय जुलूस में दुकानों पर पथराव किए गए और इसके बाद एक घर में घुस करके समुदाय के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है, लेकिन सवाल अब यही उठता है कि क्या किसी की जीत पर विजय जुलूस निकालने के साथ पथराव करना कितना उचित है और किस तरीके से दूसरे पक्ष के लोगों पर हमले बोले जा रहे हैं, खुलेआम वहां किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है, इसकी एक वीडियो के जरिए आप इसे समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी इसमें कोशिश की गई है कि कैसे अब आने वाले समय में अभी और चुनौती साबित होने वाली उत्तराखंड की पुलिस के लिए। तो वहीं सावन के पहले रेलवे की कांवड़ियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल कांवड़ियों के लिए उत्तर रेलवे के व्यापक इंतजाम हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन कई और साथ ही कई ट्रेनों का रूट इस दौरान विस्तार भी किया गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए इसके लिए पहले से रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है। सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों से लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लाने के लिए हरिद्वार जाते हैं। तो पूरे सावन हरिद्वार में कांवड़ मेला लगा रहता है और कांवड़ लाने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ सहूलियत के लिए रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन चलाने का भी निर्णय लिया है। ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य कई स्थानों से हरिद्वार तक चलाई जाएंगी। इससे लाखों लोगों को राहत भी मिल सकेगी। तो कांवड़ियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं, जबकि उत्तर रेलवे 4 ट्रेनों का संचालन हरिद्वार तक और विस्तार करने के लिए विचार कर रहा है। 5 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन भी चलेंगी, तो वहीं 14 ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा और यात्री क्षमता बढ़ाने के लिए 24 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। और इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार भीड़ भाड़ के मद्देनजर 3 खाली रैक चलाने के लिए तैयार रखे गए हैं। तो फिलहाल कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा देने की कोशिश रेलवे विभाग की तरफ से और रेलवे की तरफ से जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझा गया है ताकि किसी भी कांवड़ यात्री को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालने के लिए अगर यहाँ कई जगहों से श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना होने पाए, इसके तहत रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और कई कोचेस को जहां जोड़कर इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जानकारी आपसे चाहेंगे कि रेलवे की तरफ से बड़ी सौगात तो दे दी गई है, लेकिन इस पर किस तरीके से अमल किया जा रहा है, क्या और कब से ये ट्रेनें चलनी शुरू होंगी, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए 22 जुलाई से इस घाटी पर वैज्ञानिक कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार समय समय पर बैठक भी कर रही है और बैठक में ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जो शिव भक्त होंगे उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि कांवड़ यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। कांवड़ यात्रा में जो यात्री आएंगे उनके लिए कई ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो कहीं ना कहीं लोग हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में तमाम इंतजाम के साथ अब प्रशासनिक अधिकारी भी को अमल में ला रहे हैं। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार ही जो शिव भक्त है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि 22 जुलाई में अभी समय है, लेकिन उससे पहले ही जो शिव भक्त होते हैं सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और गंगा में आस्था की तो उसके बाद यहीं से अपने गंतव्य की शुरुआत करते हैं। ऐसे में रेलवे की इस पहल को सराहनीय बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें अब जो इंतजाम है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जुट गए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी
लेकिन संजय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया और कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश जरूर कांवड़ियों के लिए की गई है, लेकिन इसमें अगर किसी भी प्रकार से कोई सुविधा को लेकर के कांवड़ियों की तरफ से भी सुझाव की बात कही जाती है, तो पहले से क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त, इसकी जांच कर ली गई है कि दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है, तो क्या जो पहले से एक रूट तैयार किया गया है, एक मैप तैयार किया गया है, रेलवे की संख्या को माफ कीजिएगा, ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने का जिक्र किया गया है, इन पर कितना ज्यादा काम हो रहा है? देखिए, लगातार ही 22 जुलाई से हालांकि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसके पहले सभी जो तमाम अधिकारी हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। हालांकि जब रेलवे की यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सुरक्षा, और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो जीआरपी है यानी जो पुलिस महकमा है, जो पूरी तरह यहाँ पर अलर्ट है। हरिद्वार, लखतर, रुड़की तमाम स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। उसको लेकर समय समय पर हरिद्वार के जिला अधिकारी के द्वारा और एसएसपी के द्वारा तमाम यहाँ समस्याओं का एक जायजा भी लिया जा रहा है। हालांकि यात्रा मार्ग पर लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं। और जिस तरह से स्पेशल ट्रेन का हम अभी जिक्र कर रहे थे, इन स्पेशल ट्रेन से श्री भक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके लिए कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं, क्योंकि यात्रा में जो श्री भक्त आते हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर एक विशेष ख्याल रखा गया है। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं लक्सर में कर्मचारियों ने खत्म कर दिया है अपना अनशन, और टायर कंपनी के प्रबंधन से कर्मचारियों ने बातचीत भी की है। 8 जुलाई से अनशन पर बैठे हुए थे तमाम कर्मचारी, और डीएम और एसएसपी की मध्यस्थता में लक्सर की जेके टायर कंपनी के प्रबंधन और कंपनी से हटाए गए 24 कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की बात हुई, जिसके बाद से दोनों पक्षों की सहमति भी आपस में बन चुकी है। और इसके बाद हटाए गए पूर्व कर्मचारियों ने सोमवार शाम को आमरण अनशन समाप्त किया है। बता दें कि लक्सर जेके टायर कंपनी ने पिछले दिनों 24 कर्मचारियों को हटा दिया था। ये कर्मचारी पहले 24 जून से 7 जुलाई तक के लिए क्रमिक धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन उसके बाद इनके तरफ से अपनी आवाज उठाई गई और मांग की गई कि इस तरीके से अचानक इन कर्मचारियों को हटा देना, आखिर इनकी रोजी रोटी पर भी जो खतरा मंडरा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिसके बाद से अनशन पर बैठे हुए थे ये तमाम कर्मचारी, और 8 जुलाई से ही आमरण अनशन चल रहा था इन कर्मचारियों की ओर से, जिसके बाद अब ये जानकारी मिली है कि अब इस अनशन को समाप्त कर दिया गया इन 24 कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि टायर कंपनी के प्रबंधन से कर्मचारियों की बातचीत हुई है, उनको आश्वासन दिया गया है, और इसी आश्वासन के आधार पर अब इन कर्मचारियों की तरफ से अपना अनशन विरोध खत्म कर दिया गया है। और कप्तान साहब की अध्यक्षता में हुई थी, और वहाँ पे ये तय किया गया कि जो इनकी मांगें थी, जैसे चूँकि ये तो जो लड़के निकाले हैं वो तो निकल ही गए हैं, वो वापस हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक लंबी लिस्ट यहाँ पे और बनी हुई थी जिनको निकालने का एक वो चल रहा था, प्रक्रिया चल रही थी। उसमें ये हुआ है कि इनके तरफ से इन जो ये जिनका ठीक से वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है उनको एक मौका और दिया जाएगा। अगर वो अपने उसमें सुधार करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इनको भी इसी तरह से परफॉर्मेंस बेस पे बाहर निकाला जा सकता है। फैसला करने में फायदा चौधरी साहब, कल आप प्रोग्राम करोगे, पूरा इलाका परेशान होगा। आप कुछ भी चाहा घटना ना घटो, ऐसा हो सकता है, घटना घट सकती है, ये कोई किसी का वो नहीं होता, चलते चलते घटना घट जा। तो उसी की परिप्रेक्ष्य में ये फैसला हुआ। मेरा या उन 5 लोगों का कोई डिसीजन नहीं था, फैसला उन बच्चों के बीच में हुआ, उन्होंने ही माना। मैं मना कर दिया था कप्तान साहब को, डीएम साहब को, हम कोई फैसला नहीं करेंगे, हमारा फैसला तो ये होगा अंदर जाने का। तो उनसे बात करी, बात करने पर सारा हो यार, उन्होंने ये कहा और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और वहीं हरिद्वार में बस की चपेट में आई कार, अनियंत्रित बस ने हड़कंप मचाया। बस चालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। क्षतिग्रस्त कार के मालिक ने केस किया है। तो हरिद्वार में एक अनियंत्रित बस की चपेट में अचानक से एक कार आ गई,
जिससे कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार के मालिक ने नगर कोतवाली क्षेत्र में बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिसके बाद से पुलिस ने बस को अंडरपास से निकलवाने के बाद पुलिस ने कब्जे में ले लिया और मामले में जांच शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरिद्वार में एक बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। बताया ये भी जा रहा है कि अनियंत्रित बस के वजह से इस कार को भी क्षतिग्रस्त होना पड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से कार के परखच्चे उड़े हैं, दरअसल बस अचानक अनियंत्रित हो गई, यानी कि अपना बैलेंस वो खो बैठी और उसके बाद से कार में जाकर भिड़ गई, जिस वजह से कार तो क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन कुछ लोगों के चोटिल होने की भी जानकारी मिल रही है। और किस तरीके से यात्री भी इस बस से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। खिड़कियों का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है ताकि वो अपनी जान बचाकर यहां से निकल सके। तो फिलहाल इन तस्वीरों को जरा देखिए, ये वही बस है जिसने अपना नियंत्रण खो दिया और नियंत्रण खोने के बाद जो उसमें यात्री फंसे हुए थे, उन यात्रियों को कैसे खिड़की के जरिए बाहर निकाला जा रहा है ताकि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित इस बस से बाहर निकाला जा सके। और ये वही अंडरपास बताया जा रहा है जहां पर ये पूरी घटना घटी है। एक बस जो अनियंत्रित हुई, एक कार में अचानक जाकर टकरा गई और कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कार के मालिक की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने केस दर्ज करवाया है और अब इस मामले में पुलिस भी जांच कर रही है कि मामला आखिर क्या था, कैसे इस पूरे बस का नियंत्रण बिगड़ा, क्योंकि इसमें जो यात्री सवार थे उनकी भी जान पर बनाई थी। कई लोग उस वक्त भय में थे, न जाने उनकी जिंदगी बचेगी या नहीं। तो बूंद बूंद पानी को तरस रहा है बड़कोट और 40 दिनों से पेयजल के लिए बड़कोट में धरना प्रदर्शनकारियों ने बाबा बौखनाग से गुहार लगाई है। लोगों ने बाबा बौखनाग से पानी की मांग की है। भीषण बारिश के बीच बड़कोट में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पेयजल पानी के लिए बड़कोट में 40 दिनों से धरना जारी है। 6 जून से नगरवासी अनिश्चितकालीन धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं और बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना के लिए अब प्रदर्शनकारियों ने बाबा बौखनाग से गुहार लगाई है, जहां बाबा बौखनाग से पानी के लिए आशीर्वाद की उम्मीद की जा रही है। इस मांग के साथ ही लोग बाबा से मांग पूरी ना होने पर पद से हटाने की भी बात तक कह दी है। बता दें कि बड़कोट वासी नगरीय पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के इस वक्त लोगों की तरफ से हड़ताल किया जा रहा है। 40 दिनों का समय बीत चुका है, लेकिन बड़कोट में अभी भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। गिरी महाराज जी के उठने के बाद यहाँ पर हमारे बड़े भाई पूरण सिंह रावत जी हैं, जो आज भूख हड़ताल में बैठे और 5वां दिन उनको हो गया है। 40 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं। तो जब सब जगह से हार गए हैं हम लोग, तो आज हम अपने देवाधिदेव बाबा बौखनाग के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमारी जो पंपिंग योजना है उसकी स्वीकृति के लिए जो है आप अपना आशीर्वाद दें। तो बाबा बौखनाग ने जो है हमें आशीर्वाद दिया और बाबा बौखनाग ने कहा कि पंपिंग योजना स्वीकृत होगी। तो पूरे राज्य में भारी बारिश से इस वक्त तबाही का मंजर है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है और आवागमन भी ठप हो गई है। दरअसल आवागमन के ठप होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में लगातार इस वक्त बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं। बारिश के कारण कंचन नाला के पास मलबा आ गया है और मलबा आने के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात ठप हो चुका है, यानी यातायात पूरी तरफ से दोनों तरफ बंद हो चुका है। यानी ना तो कोई भी व्यक्ति यहां से आ पा रहा है और ना ही जा सकता है। अब यात्रियों को इससे खासी परेशानी भी हो रही है, जिसको लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाने का काम किया जा सके और रास्ता एक बार फिर से खोला जा सके। तो बारिश का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने के कारण अब डेंगू का खतरा भी बढ़ चुका है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जैसी बीमारी को लेकर के कमर कस ली है। पिछले साल लक्सर में डेंगू से काफी मरीज सामने आए थे।
इस बार लक्सर स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के शुरू होते ही डेंगू से निपटने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए। लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलीद असवाल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है और ये उनके ओर से हिदायत दी गई है। साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों को जागरूक करने और लोगों को साफ सफाई रखने, साथ ही डेंगू के बारे में पूरी जानकारी भी देने को कहा है। तो लक्सर में गुलदार का आतंक अब भी बरकरार है। गुलदार को लेकर वन विभाग की टीम लगातार काम तो कर रही है, लेकिन गुलदार का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है और उसे पकड़ने की पूरी जद्दोजहद जारी है। तो उच्चाधिकारियों ने क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। लक्सर क्षेत्र के कई गांवों में गुलदार का आतंक देखने को मिला। दरअसल गांव वासियों की तरफ से वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई थी कि आसपास के इलाकों में गुलदार को देखा गया है। वन विभाग जिसके बाद वहां एक्टिव मोड पर काम में जुट गई और गांव के आसपास लगातार निगरानी बनाई जा रही है। ड्रोन का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि गुलदार को ढूंढा जा सके और समय रहते ही गांव वासियों को सुरक्षित भी किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से गुलदार के देखे जाने की खबर मिली तब से ही भय का माहौल है गांव के लोगों में भी। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।